नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित पटेल आपके अपने ऑनलाइन कोचिंग कैरियर गुरु कोचिंग सेंटर में स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सब लोग? और मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे से होंगे, बढ़िया से होंगे। हिंदी की इसी क्लास में हम आगे बढ़ते हैं, अपना क्रम जारी रखते हैं और आज जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो टॉपिक है कारक। दोस्तों, कारक टॉपिक से आपको प्रश्न बनते हैं, प्रश्न पूछे जाते हैं और कारक टॉपिक ऐसा है जिसको पढ़ने से आपकी व्याकरण में काफी कमियां दूर रहेंगी। व्याकरण, हिंदी व्याकरण में कारक का बहुत बड़ा योगदान रहता है। तो मैं चाहता हूं दोस्तों आप लोग आज कारक के टॉपिक को बहुत ध्यान से पढ़ें। एक बार कारक पढ़ लेंगे तो आपको बार बार कारक पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। तो लेट्स गो, चलो स्टार्ट करते हैं। आइए देखो, सबसे पहले आप ऊपर देख पा रहे होंगे, यहां लिखा है कारक। तो कारक किसे कहते हैं, कारक की परिभाषा क्या होती है, आप लोग अपनी कॉपी निकाल लीजिए और उसको मेंशन कीजिए। तो जो शब्द किसी शब्द से, जो शब्द, ध्यान दीजिए भैया, जो शब्द किसी शब्द से क्रिया का संबंध बताएं वह कारक कहलाता है। जो शब्द किसी शब्द से क्रिया का संबंध बताएं, क्रिया कैसे होती है, क्रिया कहां होती है, क्रिया कब होती है, वह क्या कहलाता है, कारक कहलाते हैं। अगर अब अथवा में देखो ध्यान से, दूसरा हमने लिखा है कि किसी वाक्य में, किसी वाक्य में शब्द, किसी वाक्य में जो शब्द है वो क्रिया को संज्ञा या सर्वनाम से जोड़ते हैं। बात वही है कि ऐसे शब्द जो क्रिया को बताएं, क्रिया को संज्ञा सर्वनाम से जोड़ें, क्रिया को बताएं क्रिया कहां हो रही है, क्रिया कब हो रही है, क्रिया कैसे हो रही है, तो वो सारे शब्द क्या कहलाते हैं, कारक कहलाते हैं। वो शब्द क्या कहलाते हैं, कारक कहलाते हैं। ठीक है। या फिर हम कह सकते हैं क्रिया के जनक को भी कारक कहते हैं। क्रिया के जनक को, क्रिया के पिता को क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। ठीक है, आइए हम एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। एक एग्जाम्पल देखते हैं हम। यहां लिखा हुआ है कि श्री कृष्ण ने सत्य की रक्षा के लिए दुष्टों का नाश किया। श्री कृष्ण ने सत्य की रक्षा के लिए दुष्टों का नाश किया। किसने? तो श्री कृष्ण ने। किसने? श्री कृष्ण ने। किसकी रक्षा के लिए? सत्य की रक्षा के लिए। सत्य की रक्षा के लिए, सत्य की रक्षा के लिए दुष्टों का नाश किया। किसने नाश किया? श्री कृष्ण ने। किसकी? सत्य की। किसके लिए? रक्षा के लिए। क्या नाश, किसका नाश किया? दुष्टों का नाश किया। तो आप देख रहे हैं यहां पर ने, यहां पर की, यहां के लिए, यहां का, ये जो सारे शब्द आए हैं, यही शब्द प्यारे दोस्तों कारक कहलाते हैं। यही शब्द क्या कहलाते हैं, कारक कहलाते हैं। अब यहाँ पे जो शब्द दिखाई दे रहे हैं आपको, ये श्री कृष्ण है, ये सत्य है, ये रक्षा है, ये दुष्टों है, ये संज्ञा, ये सर्वनाम शब्द हैं। इनको आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। चलिए आइए देखते हैं। एक मिनट जरा, बस एक सेकंड बस दोस्तों, अभी आपको मिलते हैं। ठीक है, आगे आ जाइए भैया। आगे देखते हैं कि कारक चिन्ह को देखो, चिन्ह की शुद्ध वर्तनी आप समझ लीजिए भैया। चिन्ह की शुद्ध जो वर्तनी होगी वो ये होगी कि इसमें चा बनता है, चा पे छोटी की मात्रा, और अगर हम इसे डिस्क्राइब में लिखे तो हा हलंत रहता है और ये ना रहता है। हा हलंत और ये ना। लेकिन हमने जो लिखा है वो चा बनाया है और ये हा, और इसी हा में हमने निकाला है ना, तो वहां बन गया है चिन्ह। तो चिन्ह की शुद्ध वर्तनी होती है, आप ध्यान समझ लीजिए। कारक चिन्ह को कुछ विद्वान परसर्ग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? परसर्ग कहते हैं। और कुछ विद्वान इसे विभक्ति कहते हैं। तो कारक चिन्ह हमारे दो नाम से जाने, परसर्ग और विभक्ति के नाम से भी जाने जाते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। कारक चिन्ह, अभी कितने प्रश्न आएगा एग्जाम में, एग्जामिनर पूछेगा आपसे कि कारक चिन्ह कितने प्रकार के होते हैं, तो दोस्तों आपका आंसर होगा कारक चिन्ह 8 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं? 8 प्रकार के कारक चिन्ह होते हैं। नंबर 1 पहला कारक चिन्ह आता है कर्ता कारक। देखो यहां पर हम कारक चिन्ह एक लिस्ट में पढ़ेंगे, उसके बाद हम प्रत्येक कारक को डिस्क्राइब पढ़ेंगे। तो अभी आप मोटा मोटा समझ लीजिए कि कारक चिन्ह पहला होता आता है आपका कर्ता कारक। तो कर्ता कारक का जो कारक चिन्ह होता है वो ने होता है। वो क्या होता है? ने। और कभी कभी ऐसा होगा कि शून्य विभक्ति, कोई ने नहीं लगा होगा। जैसे कर्ता कारक की पहचान होती है कि वाक्य में जो क्रिया करता है, वाक्य में जो क्रिया करता है, जो काम करता है, वह कर्ता कारक कहलाता है। तो वहां ने लगता है। कभी कभी ऐसा होता है ने नहीं भी लगता है। कभी कभी ने नहीं लगता, उसे कहते हैं शून्य विभक्ति चिन्ह। जैसे मैंने कहा कि राम ने फल खाया, राम ने फल खाया, तो फल किसने खाया? राम ने। क्रिया किसने की? राम ने। अब मैंने कह दिया कि राम फल खाता है, मैंने कह दिया राम फल खाता है, तो फल तब भी राम ने खाया,
लेकिन तब ने विभक्ति चिन्ह नहीं लगा, तो यहां पे हम कह सकते हैं कि शून्य विभक्ति चिन्ह भी होता है। तो आइए दोस्तों समझते हैं इस बात को। दूसरा आता है कर्म कारक। तो कर्म कारक का चिन्ह होता है को। कर्म कारक का चिन्ह क्या होता है? को। आप अभी डिस्क्राइब पढ़ेंगे सब समझ जाएंगे। तो तीसरा आता है करण कारक। देखो ध्यान से, यहां तीसरा होता है करण कारक। तो करण कारक का जो चिन्ह होता है वो से होता है। यहां से जो चिन्ह होता है वो साधन होता है या माध्यम होता है या तरीका होता है। जैसे अभी मैं यहां लिखा था, मैं आपको बताता हूं कि राम ने रावण को बाण से मारा। किससे मारा? बाण से मारा। मैं साइकिल से घर जाता हूं। मैं साइकिल से घर जाता हूं। तो जहां पे से आता है वो, और जो से जो होता है वो साधन या तरीके को बताता है या माध्यम को दर्शाता है, वहां हम इसे करण कारक कहते हैं। चौथा आता है संप्रदान कारक। संप्रदान कारक का जो चिन्ह होता है वो होता है के लिए। क्या होता है? के लिए। जैसे मैंने कहा, मैं बच्चों के लिए किताबें लाता हूं, मैं पैसे के लिए पढ़ाता हूं, मैं खाना भूख मिटाने के लिए खाना खाता हूं। तो जहां के लिए शब्द आता है वहां संप्रदान कारक होता है। लेकिन के लिए की जगह कभी कभी को भी आ जाता है, लेकिन ये को कैसे आता है? लेने देने के अर्थ में। जैसे मैं बच्चों को किताबें लाता हूं। तो इस बात की विस्तृत चर्चा हम अगले भाग में करेंगे। आगे आ जाइए, अगला है अपादान कारक। अपादान कारक का चिन्ह होता है से। ध्यान से देखिए दोस्तों, से जो है करण कारक का भी होता है और से जो है अपादान कारक का भी होता है। लेकिन अपादान कारक में दोस्तों जो से होता है, अपादान कारक में दोस्तों जो से होता है वो किसी चीज को किसी चीज से अलग होने के अर्थ में होता है। किसी चीज को किसी चीज से अलग होने के अर्थ में अपादान कारक का प्रयोग होता है। जैसे हिमालय से गंगा निकलती है, बंदूक से गोली निकलती है। अगला है नंबर 6 संबंध कारक। संबंध कारक के चिन्ह होते हैं का, की, के, राजा का, रानी की, पापा का, पापा के। बात समझ रहे हो? तो का, की, के जो चिन्ह आते हैं वो सब किस में आते हैं? संबंध कारक में। अधिकरण कारक के जो चिन्ह होते हैं वो होते हैं में और पर। में और पर। कोई चीज किसी में होती है, कोई चीज किसी पर होती है। जैसे छात्र कमरे में बैठे हैं, छात्र कमरे में बैठे हैं। जैसे पुस्तक मेज पर रखी है। तो जहां में और पर आता है वहां अधिकरण कारक होता है। और दोस्तों आपका आठवां जो बचा उसे हम कहते हैं संबोधन कारक। उसे हम कहते हैं संबोधन कारक। आपको दिख रहा होगा यहां से। संबोधन कारक के जो चिन्ह होते हैं, देखो चिन्ह तो संबोधन कारक का ये होता है मेन, विस्मयादिबोधक वाला चिन्ह होता है। लेकिन इसमें चिन्ह का क्या क्या लगा? जैसे हमने कहा हे, हमने कहा हे तो लगा देंगे। हमने कहा अजी, सुनते हो अजी, तो अजी पे लगा देंगे। हमने कहा अरे, तो अरे पे लगा देंगे। तो संबोधन का मतलब होता है पुकारना। संबोधन का मतलब होता है पुकारना। अर्थ क्या होता है? पुकारना। तो जहां पुकारने की स्थिति होती है, जहां विस्मय की स्थिति होती है, वहां ये चिन्ह लगता है। इसके बारे में विस्तृत चर्चा हम अगले भाग में करेंगे। ठीक है, अपना पहला टॉपिक, पहली हेडिंग डाल लो कर्ता कारक। अब आप कर्ता कारक डाल रहे होंगे तो आपने कर्ता कारक का चिन्ह भी लिख लिया होगा। कर्ता कारक का चिन्ह होता है ने। हमने आपसे अभी पिछले भाग में बताया था, थोड़ी देर पहले बताया था कि कभी कभी ऐसा होता है कि ने चिन्ह नहीं लगा हो तब भी वाक्य की पूर्ति कर्ता के माध्यम से की जा सकती है। जैसे हम कहें, अब कर्ता कारक की परिभाषा क्या होगी? कर्ता कारक की परिभाषा होती है कि जो वाक्य में काम करता है, जो वाक्य में काम करता है अथवा जो क्रिया करता है। दोस्तों ध्यान से समझो कि कर्ता कारक किसे कहते हैं? जो वाक्य में काम करता है अथवा जो क्रिया करता है उसे हम कर्ता कारक कहते हैं। कर्ता कारक की अगर पहचान करें तो कर्ता कारक की पहचान करने के लिए हमें कौन या हमें किसने या हमें किससे आदि प्रश्न अगर हम वाक्य में लगाएंगे, आदि क्वेश्चन मार्क हम वाक्य में लगाते हैं, कौन, किसने या किससे से प्रश्न करने पर आपको जो आंसर मिलेगा वही हमारा वाक्य में कर्ता होगा। जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिखा है, आप पहले एग्जाम्पल को देखिए। एग्जाम्पल लिखा है मोहन ने किताब पढ़ी। मोहन ने किताब पढ़ी। तो हम वाक्य में प्रश्न कर रहे हैं कि किसने किताब पढ़ी या किताब कौन पढ़ता है। तो हमें आंसर मिला कि किताब मोहन ने पढ़ी या किताब मोहन पढ़ता है। बात समझ में आ रही है? तो ये वाक्य अगर, तो उसमें जो चिन्ह कौन सा लगा है? ने। तो ने चिन्ह लगा है, इसलिए यहाँ पे कौन सा कारक होगा? कर्ता कारक होगा। दोस्तों एक समस्या आपको अगर आ भी रही होगी तो आप ध्यान से समझो।
अगर वाक्य में मैक्सिमम केसेस में क्या होता है कि आपसे जो भी कारक पूछेगा उस कारक के नीचे उसने अंडरलाइन कर रखा होगा, या उसमें ये पूछेगा कि बताइए इसमें कर्ता कारक कौन सा है, कर्ता कारक कौन सा है, या कर्ता कारक कहाँ है, या फिर उसने चिन्ह के नीचे अंडरलाइन कर रखा होगा और आपसे पूछेगा बताइए इसमें निम्नलिखित में से कौन सा कारक है। तो आगे चलते हैं। दूसरा, मोहन किताब पढ़ता है। वही बात है कि आप क्रिया से प्रश्न करेंगे कि कौन किताब पढ़ता है, तो मोहन किताब पढ़ता है। तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ भी कौन सा कारक होगा, कर्ता कारक होगा। आप ध्यान से देखो कि यहाँ हमने ने चिन्ह लगाया तब भी कर्ता कारक था, और ने चिन्ह नहीं लगा है तब भी कर्ता कारक है। तो जहां विभक्ति चिन्ह नहीं लगा होता है उसे कहते हैं शून्य विभक्ति चिन्ह, मतलब वहां कोई चिन्ह नहीं होता। ऐसे ही आगे आ जाइए। तीसरा उदाहरण है, वृक्ष हमें शुद्ध हवा देते हैं। तो हम वही वाक्य में वृक्ष कौन देते हैं, वृक्ष देते हैं। कौन, वृक्ष। तो आंसर क्या होगा, वृक्ष यहाँ पर क्या होगा, कर्ता कारक होगा। मोहन अपने घर में सबसे छोटा है। मोहन अपने घर में सबसे छोटा है। किससे छोटा है, सबसे। किससे, सबसे। तो यहां पर आप देखेंगे कि मोहन जो है उसमें कर्ता कारक का प्रयोग हुआ है। आई होप आप बात को समझ रहे होंगे। मैं बात को बहुत ही आराम से समझा रहा हूं। थोड़ी देर पहले मैं थोड़ा स्पीड से बोल रहा था तो मुझे लगा कि आराम से बताना चाहिए। आप ध्यान से देखो। अगर हम दूसरे कारक की बात करें तो दूसरा कारक है कर्म कारक। अब कर्म कारक का चिन्ह जो होता है वो को होता है। कर्म कारक का चिन्ह को होता है। अब इसकी परिभाषा देख लीजिए आप। डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन है कि जिस पर काम या क्रिया, जिस पर काम या क्रिया का प्रभाव पड़ता है, मतलब कर्ता ने कोई काम किया और उस काम का प्रभाव जिस पर पड़ता है उसे हम कर्म कारक कहते हैं। जैसे अगर हम जैसे पहले देख लीजिए, जैसे देखिए, मोहन ने रोटी खाई। किसने रोटी खाई, मोहन ने। क्या खाई, रोटी खाई। शिक्षक ने छात्रों को पढ़ाया। किसान ने खेत जोता और बच्चा किताब पढ़ रहा है। तो अगर हम कर्म कारक की पहचान करना चाहें तो कर्म कारक की पहचान करने के लिए क्या और किसको से प्रश्न करते हैं। क्या और किसको। मोहन ने रोटी खाई। क्या खाई, रोटी। तो यहां रोटी जो होगा आपका कर्म कारक रहेगा। शिक्षक ने छात्रों को पढ़ाया। किसको पढ़ाया, छात्रों को। किसको पढ़ाया, छात्रों को। तो और आप देख भी रहे होंगे कि देखो छात्रों के आगे क्या लगा है, को चिन्ह लगा है, विभक्ति चिन्ह लगा है। मैक्सिमम केसेस में ये होता है कि विभक्ति चिन्ह जिसके आगे लगा है, विभक्ति चिन्ह जिसके आगे लगा है उसी को हम तब सर्च करते हैं, उसी को हम फाइंड करते हैं कि इसमें कौन सा कारक है। किसान ने खेत जोता। अब यहाँ पे देखो ने लगा हुआ है, तो आप ये ना सोचो कि मतलब इसमें किसान आपका कर्ता कारक हो। किसान तो इसमें कर्ता कारक ही होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, इसमें कोई संदेह नहीं है। किसान इसमें कर्ता कारक ही होगा। लेकिन हम अगर बात करें कर्म कारक की, तो उसने क्या जोता, तो उसने खेत जोता। तो उसने क्या जोता, उसने खेत जोता। तो खेत यहाँ पे जो होगा वो आपका कर्म कारक होगा। वही बात है कि वो आपको अंडरलाइन करके देगा, आपको रेखांकित कर देगा, आपसे पूछेगा बताइए फला शब्द में कौन सा कारक है, तो आपका आंसर वही ठीक होगा। बच्चा किताब पढ़ रहा है। क्या पढ़ रहा है, किताब पढ़ रहा है। तो किताब यहां पर क्या होगा दोस्तों, कर्म कारक होगा। किताब यहां पर क्या होगा, कर्म कारक होगा। अच्छा, इसमें अगले हेडिंग डाल लीजिए। इसी में अगले हेडिंग डालेंगे आप कि कर्म कारक दो प्रकार का होता है। कर्म कारक दो प्रकार का होता है। नंबर एक होता है प्राथमिक या मुख्य कर्म। प्राथमिक या मुख्य कर्म। और दूसरा होता है गौण कर्म, द्वितीयक या गौण कर्म। तो गौण कर्म लिख लीजिए, कोई वो उसमें वो नहीं है। प्राथमिक या मुख्य कर्म, दूसरा होता है गौण कर्म। तो आप पहला हेडिंग डाल लीजिए, प्राथमिक या मुख्य कर्म। तो देखो भाई, प्राथमिक या मुख्य कर्म जो होता है इसमें इसकी पहचान क्या होती है कि आप कैसे पहचान करेंगे कि यहाँ पे जो कर्म लगा है वो प्राथमिक है या मुख्य है, या फिर वो गौण कर्म है ना। प्राथमिक अथवा मुख्य कर्म या फिर गौण कर्म है। तो अगर हम मुख्य कर्म की पहचान करना चाहें तो देखो बेटा, इसमें क्या होता है, को चिन्ह जो होता है ना, को चिन्ह लगाने की आवश्यकता नहीं होती। अगर कहीं भी आप समझ लीजिए बात, अगर कर्म की कर रहा है तो उसमें ऐसा आवश्यकता मैंडेटरी नहीं है कि उसमें कर्म को चिन्ह लगा ही होगा। कभी कभी आप देखते हैं कि बिना को चिन्ह लगाए हुए भी हम कर्म को पूरा कर देते हैं। जैसे यहाँ लिखा है किसान ने खेत जोता। किसान ने खेत जोता। तो प्रश्न वही करेंगे हम क्या और किसको से,
किसान ने क्या जोता, तो किसान ने खेत जोता, हमको आंसर मिल गया। तो यहाँ पर जो खेत होगा वो आपका कर्म कारक होगा। ऐसे राम ने खाना खाया, राम ने क्या खाया, राम ने क्या खाया, तो राम ने खाना खाया। तो यहाँ पर जो खाना होगा आपका वह मुख्य कर्म होगा। तो यहाँ पर जो खेत जो दिखाई दे रहा है वो मुख्य कर्म है, और आपका खाना जो दिखाई दे रहा है वो भी मुख्य कर्म है। तो इस बात को आप अच्छे से समझ गए होंगे कि कभी जिस कर्म के साथ में को चिन्ह लगाने की आवश्यकता नहीं होती उसे हम मुख्य कर्म कहते हैं। अब बात करते हैं गौड़ कर्म की या फिर द्वितीय कर्म की, सेकेंडरी कर्म बोलते हैं। तो गौड़ कर्म की पहचान होती है, इसमें को चिन्ह लगाने की आवश्यकता होती है, इसमें को चिन्ह लगाना आवश्यक ही होता है। तो आप देख पा रहे होंगे कि इसमें जो है, इसके उदाहरण देखिए, किसान ने बैल को पीटा, किसान ने किसको पीटा, बैल को पीटा। तो जिसके साथ में को चिन्ह लगा होता है ये बैल हमारा क्या होगा, बैल तो हमारा किसको पीटा, बैल को पीटा। तो बैल जो हमारा है वो द्वितीय कर्म है, इसे हम गौड़ कर्म कहते हैं। ऐसी मोहन बिल्ली को दूध पिलाता है, मोहन किसको दूध पिलाता है, बिल्ली को। तो यहाँ जो बिल्ली है, देखो ध्यान से दोस्तों, इस बात की में एक खासियत और है, क्वालिटी इसमें आ गई कि इसमें मुख्य कर्म भी है, इसमें गौड़ कर्म भी है। अब देखो प्रश्न में बताया था कि आपको क्या और किसको से जब प्रश्न करोगे तो आपको कर्म की पहचान होगी। हमने कहा कि मोहन क्या पिलाता है, तो दूध पिलाता है। अगर हम बिल्ली को छिपा दें, बस बिल्ली को जो लिखा है वो छिपा दें, मोहन दूध पिलाता है, क्या पिलाता है, दूध। तो दूध जो यहाँ पर होगा दोस्तों ये आपका मुख्य कर्म होगा, क्योंकि इसके साथ को चिन्ह लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। मोहन किसको पिलाता है, तो बिल्ली को पिलाता है, तो बिल्ली जो यहाँ पे होगा आपका वो गौड़ कर्म होगा। इस बात को आप समझ पा रहे होंगे और आपके सारे कंफ्यूजन अब दूर भी हो गए होंगे। तो जिस चिन्ह के साथ में आपको को लगाने की आवश्यकता पड़ती है वहां आपका गौड़ कर्म होता है, और जिसके साथ लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती वहां आपका मुख्य कर्म होता है। एक वाक्य और समझ लीजिए, शिक्षक ने छात्रों को पढ़ाया, शिक्षक ने छात्रों को पढ़ाया, किसको पढ़ाया, छात्रों को। और को चिन्ह लगा है, विभक्ति चिन्ह जो को है वो लगा है, तो इसका मतलब यह है कि ये आपका गौड़ कर्म होगा, ये आपका गौड़ कर्म होगा। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही रखते हैं। जो कारक का अगला भाग होगा, कारक के जो 6 प्रकार रह गए हैं हम उसको आगे पढ़ाएंगे, और बहुत ही आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिल जाएगा। आप लोग अगर तैयारी कर रहे हैं किसी भी स्टेट एग्जाम की, तो आप हमारे चैनल पर बने रहिए, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको कोई समस्या आती है तो हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कीजिए, आपके कमेंट हमें ऊर्जावान बनाते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।